हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर रिएक्ट्स एंड ट्रैवल ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नए से इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। जी हाँ, आपने ऑलरेडी टाइटल पढ़ लिया होगा कि मुझे मेरा फ़िलीपींस का ई वीज़ा अप्रूव हो गया है, मिल चुका है ऑलरेडी। और इस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं वीडियो अब बना रहा हूँ। मतलब लगभग 15-20 दिन हो गए होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अगर ई वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मात्र मैं बता रहा हूँ 10 से 12 दिन के अंदर ऑनलाइन घर बैठे बैठे काम हो गया। आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए, क्या प्रोसीजर थी इसकी पूरी बात में। आपने ऑलरेडी प्रोसीजर अगर देख रखी है वीडियोज़ में, यूट्यूब में, तो आपको पता होगा फ़िलीपींस ने कुछ मंथ पहले ई वीज़ा स्टार्ट किया था इंडियंस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। और ये जो वीज़ा है स्पेशली फॉर टूरिज़म पर्पज़ के लिए है। तो आप ये घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी वेबसाइट क्या होती है। तो सबसे पहले गाइज़ आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जो कि है evisa.gov.ph। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल ही प्रोसेस है, मतलब बहुत ही, मतलब आप जब फिल करोगे ना आपको लगेगा बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है। बट हाँ, डॉक्यूमेंट्स का सारा खेल है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स करेक्ट लगाएंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैंने जब वीज़ा प्रोसेसिंग में डाला था, आपको बताना चाहूँगा 2 बार मेरे पास दोबारा मैसेज आया कि एक बार आप अपना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट लगाइए और एक बार बैंक स्टेटमेंट का। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट पहले जब पीडीएफ फॉर्मेट में किया था, तो उसमें मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने उसमें जो लास्ट पेज में सील और साइन होते हैं वो वाला लगाना भूल गया था। इसलिए उन्होंने रिटर्न कर दिया और उन्होंने मुझसे बोला कि रीप्रोसेस करके, मतलब दोबारा से प्रोसेस करके उसमें डॉक्यूमेंट डालो तो आप वो कर सकते हो। तो मैंने वो डाल दिया। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आप अपना कुछ भी, अगर आप एम्प्लॉयमेंट कहीं जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स लगा सकते हो। अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो आप उसकी डिटेल्स लगा सकते हो। उसके अलावा ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो तो भी आप उसमें तो भी आप ई वीज़ा ले सकते हो। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो तभी आप फ़िलीपींस जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम मैं जॉब नहीं कर रहा था तो मेरे पास पुराना एम्प्लॉयमेंट प्रूफ था तो मैंने वो लगा दिया, फिर भी मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ऐसा ये मतलब नहीं है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो या बिज़नेस ही कर रहे हो तो आप फ़िलीपींस नहीं जा सकते। बस आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड होना चाहिए ताकि आप आराम से वहाँ पे रह सको। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ अभी ट्रैवल व्लॉग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप पूरी प्रोसीजर बताइए, फ्रॉम इंडिया से लेकर फ़िलीपींस तक का ट्रैवल व्लॉग्स में पूरी कंप्लीट डिटेल बताइए, एयरपोर्ट प्रोसेस। उनका ये कहना था कि अगर कोई बंदा फ़र्स्ट टाइम जा रहा है फ़िलीपींस तो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, फ़र्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल में क्या प्रोसेस रहता है, एयरपोर्ट, इमिग्रेशन वगैरह सब। तो मैं सारा एक व्लॉग बनाने वाला हूँ इस पूरी जर्नी पे। और आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे व्लॉग्स वीडियोस देखे हैं तो मेरी गर्लफ्रेंड है फ़िलीपींस से, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ दोबारा। लास्ट टाइम मैं गया था दिसंबर ऑफ 2024। लेकिन उस टाइम जब मैं गया था तो मैंने सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लिया था। तो हाँ, अगर आपको ईजी प्रोसेस चाहिए, अगर आपको झंझट में नहीं पड़ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह फ़िलीपींस वीज़ा के थ्रू, तो आप आसानी से सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा बहुत ही ईजी है मिलना। बस डॉक्यूमेंट आप करेक्ट लगाओ, बहुत ईजी है। और आप मुश्किल से 4 से 5 दिन लगते हैं उसमें, वर्किंग डेज़ में। और आपको सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री याद रखना दोस्तों, मल्टीपल एंट्री वीज़ा से ही आप फ़िलीपींस में जा सकते हो। 14 डेज़ का स्टे मिलता है, उसके ऊपर 7 डेज़ का एक्सटेंशन होता है। तो मैंने भी 7 डेज़ का एक्सटेंशन लिया था जब मैं दिसंबर में गया था। 15 दिसंबर को मैं गया था। 15 से 29 तक का था मेरा, 28-29 समथिंग। और उसके बाद मैंने एक्सटेंशन लिया था। एक्सटेंशन का प्रोसेस भी बहुत ईजी है, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूँ। उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगा। अगर आप में से कोई अगर सिंगापुर का वीज़ा लेके जा रहे हो, अगर वो एक्सटेंड करना चाहता है तो वो वाला वीडियो देख सकता है। तो मैं आपको सारी लिंक भी डाल दूँगा इस वीडियो में, तो आप इजीली वो भी प्रोसेस कर सकते हो। बस उसमें पैसे लगते हैं, अगर आप एक्सटेंड करते हो तो समथिंग 2400 फ़िलिपिनो पैसो लगते हैं। बाकी उसके अलावा कुछ नहीं, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो मैंने तो उसमें साफ साफ लिख दिया था जो भी है। मैं रुकना चाहता हूँ क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, फ़िलीपीन ई वीज़ा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। या सो गाइज, जैसे कि मैंने बताया, ये वेबसाइट है evisa.gov.ph। हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा खुल के। यहाँ पे लिखा है होम, ई वीज़ा फ़िलीपींस, PH वीज़ा पॉलिसी, हाउ टू अप्लाई,
FAQs वेरीफायर। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपना अप्लाई कर चुका हूँ, मुझे मिल भी चुका है वीज़ा, इसलिए मेरा यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आप यहाँ आएंगे तो मेरा ओपन हो जाएगा, वापस होम पे जाएंगे तो ये आपका होम पेज ओपन हो गया। तो ये रहा आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर योर वीज़ा द ईजी एंड कन्वीनियंट वे, अप्लाई फॉर माई वीज़ा। अगर आप ये करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रोसेस में जा सकते हैं। यहाँ पे आप सिटीजनशिप डाल सकते हो, कौन से सिटीजन के हो, तो उसमें पता चल जाएगा कौन सा वीज़ा आपको मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने जो लिया है वीज़ा वो 30 डेज़ का है, तो मैं 30 डेज़ स्टे करने वाला हूँ इस बार। लास्ट टाइम सिंगापुर गया था तो मैं बस 14+7 डेज़ ही रुका था, इस बार पूरे 30 डेज़ में रुकने वाला हूँ। अभी ये नहीं पता है कि इसमें हमें एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं वीज़ा में, वहाँ जाके ही पता करेंगे, मिलता है तो देखेंगे, अदरवाइज़ 30 डेज़ इज़ इनफ फॉर दिस टाइम। तो चलो, ये है हमारा वेबसाइट है फ़िलीपींस ई वीज़ा के लिए। अब मैं आपको सीधा मैं अपने पेज पे ले आता हूँ। ये मेरा पेज, आप ये पढ़ेंगे, मेरा नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे आई में अप्रूव्ड, तो मेरा ई वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, इसलिए ऐसा लिख के आ रहा है। यहाँ पे लिखा है वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर ई वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, तो मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। गो टू माई ई वीज़ा सेक्शन टू रजिस्टर विद द फिलीपीन 1 स्टेप इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल डिक्लेरेशन। सो ई ट्रैवल डिक्लेरेशन जो होता है ये आपको तब भरना पड़ता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो फिलीपींस 72 घंटे के अंदर। मतलब आप मान लो 15 तारीख को ट्रैवल कर रहे हो तो आप 13 तारीख को फिल कर सकते हो, 14 तारीख को फिल कर सकते हो, आपके ऊपर है, तो ये ध्यान रखना। और सबसे पहले जब हम फॉर्म फिल करते हैं, अब मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको डायरेक्ट भरा हुआ फॉर्म दिखा रहा हूँ ये कि क्या क्या आपको फिल करना है, तो आपको इजीली गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो ये रहा, सबसे पहले आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ये रहा। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नेम आपको डालना है, सरनेम डालना है, जैसा कि आपका पासपोर्ट में दिया गया है। पासपोर्ट की 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए एटलीस्ट, तभी आप ट्रैवल कर सकते हो फिलीपींस। तो सबसे पहले नाम, सरनेम डालना है, उसके बाद सफिक्स अगर आप कोई लगाते हो तो, सिविल स्टेटस, आप सिंगल हो, मैरिड हो, तो ये डिटेल्स डालनी पड़ेगी। उसके बाद बर्थ प्लेस, आपका जो भी बर्थ प्लेस है जो आपने अपने पासपोर्ट में मेंशन कर रखा है वो मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपने इंडिया डाल दी, सेक्स डालेंगे मेल फीमेल, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, ये इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपना करेक्ट ईमेल डालिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगी। अदरवाइज़ उसके अलावा है परमानेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तो आप अपना प्रॉपर डिटेल डालेंगे जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी प्रूफ के लिए आपको क्या लगेगा, तो मैंने तो दोस्तों लगाया है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट ऑफ माय अकाउंट। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है उसमें मेरा जो अभी करंट एड्रेस है वो है, हालांकि मेरे पास आधार कार्ड भी है, लेकिन मैंने बैंक स्टेटमेंट इसलिए लगाया है क्योंकि बैंक से अप्रूव्ड है वो चीज़, तो इसलिए मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट लगाया है इसमें, जहाँ पे मेरा एड्रेस दिया रहता है। अगर आप निकालोगे कभी भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकालोगे, उसमें आपको दिख जाएगा वो डिटेल कि आपका एड्रेस भी दिया हुआ है। तो मैंने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डाला है। ये सब होने के बाद, अब ये QR कोड क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे आना है, करंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन अप्रूव्ड, ये सब आपको डिटेल ऑलरेडी भर देनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है तो येस कर दीजिए। उसके बाद हमें फैमिली इन्फॉर्मेशन डालनी है, हमें अपने फादर का नाम, मदर का नाम, जैसा कि पासपोर्ट में दिया गया है वैसा ही, चेंज मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज के फ़ोटोग्राफ, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ था, वैलिडिटी डेट, और कहाँ से इशू हुआ था, तो मेरा भोपाल से होता है, मैंने भोपाल डाल दिया। ऑक्यूपेशन मेरा क्या है, मैं एज अ टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट वर्क करता था, बट उस टाइम मैं अनएम्प्लॉयड था, मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो कोई इशू नहीं होता, पहले ही बता दूँ आपको। उसके बाद कंपनी का एड्रेस भी डाल सकते हो आप, मैंने डाल दिया था, पूरी डिटेल डाल दी। कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो। उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, नेशनल आईडी, इसमें आप अपना आधार कार्ड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना आधार कार्ड लगाया था। और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, इसमें हमें वीज़ा टाइप पूछेंगे तो हम डालेंगे टेम्प्रेरी विजिटर्स वीज़ा, क्योंकि हम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। एंट्री, सिंगल एंट्री मैंने डाली है, वीज़ा की वैलिडिटी 3 मंथ्स की है। फ़ोटो आपको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है 2x2 इंचेस का ही होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में, मैट फिनिश, और इसमें 80% हो ना फेस कवर होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना 80% फेस कवर होना चाहिए, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 मंथ की वीज़ा वैलिडिटी मैंने उसमें आ जाता है। फिर एम्बेसी, अब मेरी जो एम्बेसी थी, मैं रहता हूँ भोपाल में मध्य प्रदेश, तो मैंने मुंबई का डाला था, मुंबई एम्बेसी से मैंने फ़िल किया है। अपने सिग्नेचर की कॉपी डाल दीजिए। अब
प्रीमियरली ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में आप डालेंगे कौन से एयरपोर्ट पे आप एंट्री करने वाले हो फ़िलीपींस में। तो मैंने जैसे कि मैंने मनीला का एयरपोर्ट डाला है, निनोय एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3, यहाँ पे मैं जाऊँगा सबसे पहले। लेंथ ऑफ स्टे है 30 डेज़, तो मुझे जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है 30 डेज़ का, मैंने ऑलरेडी 30 डेज़ के लिए ही अप्लाई किया था। आपके ऊपर है आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, 1 से 7 दिन, 10 से 15 दिन या 1 महीना, आपके ऊपर है। डेट ऑफ डिपार्चर आप अपनी डेट डाल दीजिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अराइवल डेट डाल दी है मैंने, अराइवल डेट ऑफ फ़िलीपींस, अराइवल डेट इन द फ़िलीपींस, आप किस दिन पहुँच रहे हो फ़िलीपींस में, तो 7 जून को मैं जा रहा हूँ, तो 7 जून के मेंशन कर दिया है। उसके बाद डिपार्चर डेट, आप कब वापस आओगे वहाँ से, तो वहाँ की भी डेट आप मेंशन करोगे। उसके बाद एकोमोडेशन, आप होटल का नाम डाल देना, होटल मेट्रो मनीला, प्रोविंस है मेट्रो मनीला, और म्यूनिसिपैलिटी है सिटी ऑफ मकाती, ये होटल का एड्रेस है। अच्छा हाँ, मैं रहूँगा अपनी गर्लफ्रेंड के यहाँ, लेकिन मैंने अपनी उसमें होटल बुकिंग करी है। होटल बुकिंग आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं होगी तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, ये हमेशा याद रखना, होटल बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो भले आप 3-4 दिन के लिए अप्लाई करो होटल, आप चाहो तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट है, booking.com है, मेक माई ट्रिप है, उसमें आपको ऐसी होटल्स मिल जाती है जिसमें आपको पे तभी करना पड़ता है जब आप वहाँ जाएंगे, पहुँचेंगे होटल में, है ना। और प्री पेमेंट भी नहीं होता कोई, मतलब आपको पहले से भी कोई पेमेंट नहीं करना है, तो ये है, आप वहाँ से कर सकते हो booking.com और मेक माई ट्रिप, तो मैं आपको उसमें लिंक डाल दूँगा, आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, पिछले 2 महीने में आप फ़िलीपींस गए हो या और किसी कंट्री में गए हो तो उसकी डिटेल डाल सकते हो, अदरवाइज़ रहने दो। अब मैं दिसंबर में गया था, मैंने अप्लाई किया इसको अप्रैल के आसपास, तो वैसे भी 4 महीने में आते हैं, तो मैंने नहीं करी है, जबकि मैं दिसंबर में गया था। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में मोस्टली हमें नो ही करना है। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज एनी काइंड ऑफ फ़िलीपींस वीज़ा, पहले कभी आप फ़िलीपींस वीज़ा अप्लाई किया और आपको नहीं मिला हो, रिफ्यूज़ हो गए हो, डिनाइड एडमिशन हुआ हो या डिपोर्ट हो गए हो, तो आपको सही डिटेल बतानी है। एवर बीन अरेस्टेड और कन्विक्टेड, नहीं, हर जगह नो कर देना है। अब एक क्वेश्चन आता है, हैव यू बीन इशूड अ फ़िलीपींस वीज़ा बिफोर, मैंने यहाँ पे येस इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे वीज़ा ऑन अराइवल मिला था फ़िलीपींस ई वीज़ा पे, मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे, वीज़ा ऑन अराइवल, तो मैंने वहाँ पे येस किया है, नो नहीं किया है। और मैंने यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ोटो भी लगाई है, एक JPG फॉर्मेट में मैंने फ़ोटो भी लगाई है प्रूफ के लिए, ताकि हाँ मैं अब सही कह रहा हूँ, मैं दिसंबर में गया था फ़िलीपींस वीज़ा में और मैंने स्टे किया था, तो मैंने यहाँ पर डिटेल डाल दिया। उसके बाद आता है, हैव यू एंटर्ड फिलीपीन इन द लास्ट 5 ईयर्स, तो यस मैंने कहा, यस मेंशन कर दिया। डेट ऑफ एंट्री मैंने डाल दी 15 तारीख दिसंबर, डेट ऑफ एग्जिट थी मेरी 3 तारीख, जबकि मैं 3 जनवरी को वापस निकला था वहाँ से, ठीक है। अब हाँ ठीक है, तो अब हु विल पे फॉर द एकोमोडेशन एक्सपेंसेस, तो सेल्फ, आप ही पे कर रहे हो तो आप अपना डाल दोगे। नाम, हैव यू एवर बीन स्टेट फिलीपीन बियॉन्ड द अप्रूवल एंड, बाकी सब में नो कर देना, ये काम करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में आपको, हाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आप लोग को, अब जैसे मैंने इसमें डाला टिकट और फ्लाइट रिजर्वेशन, जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने सिर्फ अपनी फ़्लाइट टिकट लगाई थी जो कि चेन्नई से सिंगापुर और सिंगापुर से मनीला की है। डायरेक्ट नहीं है, मतलब 8 आवर्स का स्टे है फिर सिंगापुर में, और सिंगल PNR की टिकट है मेरी। सिंगल PNR मतलब एक ही PNR है, उससे मैं स्कूट एयरलाइंस है, चेन्नई से सिंगापुर और सिंगापुर से मनीला। तो मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन केस होता है तो मैंने ऑलरेडी सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले रखा है। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि मुझे इमिग्रेशन करना पड़े, हमेशा याद रखना, अगर आपके पास वीज़ा सिंगापुर का वीज़ा नहीं है और आप इमिग्रेशन क्लियर कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है इस केस में। इसलिए मैंने ऑलरेडी एज अ सेफ्टी मेजर मैंने सिंगापुर का भी वीज़ा ले लिया है मल्टीपल एंट्री। उसके बाद मनीला से सिंगापुर की रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी मैंने शो करी है, लेकिन अभी सिंगापुर से इंडिया की मैंने नहीं करी है, उस टाइम की बात है, अभी भी नहीं करी है, मैं करूँगा। उसके बाद होटल बुकिंग की PDF फॉर्मेट आपने कर दिया। अब प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी में आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। मैंने सबके स्टेटमेंट की लास्ट 6 मंथ्स की फ़ोटोग्राफ लगा दिया JPG फॉर्मेट में, क्योंकि जब PDF लगाया था तो उसमें प्रॉपर उनको नहीं मिला, तो मैंने पूरा ये डिटेल डाली। उसके बाद इनविटेशन लेटर, कवर लेटर होता है, कवर लेटर आप बना सकते हो, गूगल में जाके सर्च करो कवर लेटर फॉर फिलीपीन, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा डाल दूँगा, तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दूँगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप कर रहे हो तो आप प्रूफ ऑफ बिज़नेस, अब आप इनकम टैक्स लगा सकते हो, ITR रिटर्न भरते हो, तो मैं तो भरता हूँ तो मैंने लगा दिया था। और फिर मेरी लास्ट कंपनी थी, मैंने उसका ऑफर लेटर लगाया था। सैलरी स्लिप 3 महीने की लगाई थी, उस टाइम मैं जॉब नहीं कर रहा था, उसके पहले की मैंने लगाई है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, आप पुरानी उसमें भी लगा सकते हो। 1-2 महीने पुराना भी हो तो चल जाता है 2-3 महीने का। और लास्ट में ऑप्शनल में मैंने फिर से इनकम टैक्स लगा दिया, तो ये हो गया। अब ये रहा मेरा वीज़ा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये पेमेंट पूरा भरने के बाद आपको ऐसा
अकाउंट नंबर और ये सब डिटेल्स आती है। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ भी आती है, आपने पेमेंट करी हुई है इसकी 5720 समथिंग, ठीक है। तो ऐसा होता है, 1 मिनट, हाँ। तो गाइज़ ये रहा कुछ इस तरीके से का वीज़ा है। इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा QR कोड। ये QR कोड क्यों है? ये QR कोड इसलिए है, बाय चांस अगर एम्बेसी चाहती है, आपके और कोई डॉक्यूमेंट्स देखना चाहती है ना, अगर उनको लगता है कि नहीं और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो इस केस में आपको इस QR कोड को डाउनलोड करके PDF बना के आपको इसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, और साथ में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मंगाए हैं एम्बेसी ने, आपको पोस्ट करना होगा उनको एम्बेसी में, जिस भी एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी डिटेल हार्ड कॉपी में आपको उनको पोस्ट करना पड़ेगा। कोशिश करना ऐसी नौबत ना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही सबमिट कर दो तो ज़्यादा बेटर है। मुझे भी कोई इशू नहीं आया इस चीज़ का, ये बड़ा पछड़े वाली बात है, तो परेशान होने वाली बात है मतलब। तो ऐसी इशू ना आए तो इससे बेहतर है करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लगाओ, आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने अप्लाई किया था अप्रैल 14 ऐसा, तो यहाँ पे देखो मुझे 2 बार ऑप्शन आया, डियर एप्लीकेंट प्लीज़ अटैच योर करंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, डियर काइंडली अटैच बैंक स्टेटमेंट विथ नेम मेंशन एंड सफिशिएंट बैलेंस। तो नाम होना चाहिए आपका, जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगाया उसमें नाम होना चाहिए आपका, है ना, सील और साइन भी होना चाहिए बैंक के। तो जब मैंने लगाया था तो मैं लास्ट पेज उसमें अटैच करना भूल गया, इसलिए उन्होंने मुझे शायद रिटर्न कर दिया होगा। और ये एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में मैंने उस टाइम मैंने लिख दिया था कि आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, लेकिन मैंने प्रूफ नहीं लगाया था, तो मुझे लगा शायद हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो मैंने दोबारा जब उनको प्रूफ भेजा कि हाँ मैं प्रीवियसली कर चुका हूँ, तो मैंने पुरानी कंपनी का अपना ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप लगाई, आराम से हो गया, कोई इशू नहीं आया। तो ये ऐसा होता है, और इस तरीके का ई वीज़ा रहता है। तो मुझे ये मिल चुका है, 30 डेज़ का लेंथ है, सिंगल एंट्री वीज़ा है, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए ओनली। आप वहाँ जाके ना ही स्टडी कर सकते हो, ना ही एम्प्लॉयमेंट ले सकते हो। तो 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक का है ये वैलिडिटी, 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती है 9A2 वीज़ा। तो ये था भाई प्रोसेस। अगर आपको कोई डिटेल, हाँ ये रजिस्ट्रेशन ई ट्रैवल जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली जो ई ट्रैवल अराइवल कार्ड होता है उसके लिए होता है। अगर आप जब भी 72 घंटे पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हो, 1 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको शो करना पड़ेगा वहाँ पे, चाहे आप मोबाइल के थ्रू ईमेल में शो करो, चाहे आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल के प्रिंट आउट निकाल के तब भी शो कर सकते हो। तो गाइज़ ये थी पूरी प्रोसीजर, और बहुत ही ईजी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो बहुत ही ईजी है ये। बस ये याद रखना, डॉक्यूमेंट करेक्ट होने चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर कई लोग सोचते हैं कि मैं होटल अभी नहीं करूँगा, वहाँ जाके करूँगा, वहाँ जाके दिक्कत हो जाती है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, मनीला में मैं सीबू भी गया हूँ 2023 में, तो सीबू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग्स होती है, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक जो मैंने किया है। लेकिन मनीला में इतना नहीं रहता है, क्योंकि मोस्टली इतना जैसे बहुत सारे लोग, मनीला में बहुत ट्रैफिक भी रहता है, मतलब काफ़ी लोग आते हैं तो मनीला के थ्रू आते हैं। तो मनीला में आप जब जाओगे तो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो ऐसा नहीं है, बट थोड़ा इजी रहता है वहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चंस है बड़े ही कॉन्फिडेंटली जवाब दो। और मैं एक प्रॉपर ट्रैवल ब्लॉग बनाने वाला हूँ, यहाँ से लेके वहाँ तक की जर्नी, पूरी फिलीपींस तक की जर्नी, और भी आगे ब्लॉग बनाऊँगा, फैमिली ब्लॉग बनाऊँगा वहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, उनकी फैमिली की पूरा एक डिटेल ब्लॉग बनाऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फ्रॉम इंडिया टू फिलीपींस, तो पूरा एक प्रॉपर ब्लॉग रहेगा। उसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी चीज़ के बारे में, अगर ई ट्रैवल कार्ड के बारे में, ई अराइवल कार्ड के बारे में जानना हो, उसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के दूंगा आपको। तो गाइज़ ये था एक प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस ऑफ ई वीज़ा फॉर फिलीपींस। आप घर बैठे इसको अप्लाई कर सकते हो। और मैं कहूँगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम 2 महीने पहले करो, क्योंकि अगर बाय चांस ये डॉक्यूमेंट का कुछ गड़बड़ होता है तो आप अरेंज कर पाओ। अगर आप सोचो कि नहीं 1 महीने पहले ही करेंगे और उस टाइम कुछ गड़बड़ हो गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट मांग लिया, और अगर आपके पास आधार कार्ड में वो चीज़ मेंशन नहीं है, तो आपको उसको चेंज करानी पड़ेगी, अपडेट कराना पड़ेगा। फिर आधार कार्ड अपडेट में भी आजकल 1 हफ़्ता लग जाता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। तो ये कम से कम 2 महीने का टाइम लेके चलो। मैंने पहले सोचा था कि मैं मई में अप्लाई करूँगा और जून में मिल जाएगा मुझे, लेकिन मैंने अप्रैल में ही अप्लाई कर दिया। तो 2 महीने के अंदर लेके चलो टाइम, तो आराम से आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगी। सो गाइज़ ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आप चाहते हैं और भी कुछ वीडियोस वगैरह ट्रैवल जर्नी से रिलेटेड, अब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी 608-9 पे समथिंग चल रहा हूँ, सोच रहा हूँ जल्दी से 1000 पहुँचूँ तो और वीडियोज़ बनाऊँगा मैं, और मोटिवेशन मिलेगा बनाने का। तो गाइज़
बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं ट्रैवल रिलेटेड, और व्लॉग्स, ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह सब शेयर करूँगा मैं। वहाँ का फूड, वहाँ का कल्चर, एवरीथिंग, हर एक चीज़ शेयर करूँगा आपके साथ। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और टेक केयर, बाय बाय।